लेकिन उसके लिए जो फॉर्मेट है वो आपको लेकर आना पड़ेगा, जिसमें आपको परमिशन लेनी है ना आपके पेरेंट्स की, तो वो सभी लेके आएंगे। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 5th ऑफ फेब से सभी स्टूडेंट आ जाएंगे कॉलेज में। चलिए हम स्टार्ट और करते सर हैं अगर आगे। नहीं आना चाहते तो नहीं भी आ सकते ना, पेरेंट्स से दिखवा कर। पर अभी अगर नहीं, कंपलसरी थोड़ी ना है। कंपलसरी नहीं है, फिर एक्चुअली थोड़ा हेडेक फैकल्टीज का हो जाएगा ना, फिर हमें ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी पड़ेगी वहां से। अब जितने बच्चे प्रेजेंट रहेंगे वो वहां सामने बैठ के पढ़ेंगे, बाकी चलती रहेगी ऑनलाइन क्लास। सर ऐसे आ तो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ आ नहीं जाएंगे ऐसे, सर। ऐसा मैं कोई बस पूछ कंपल्शन, रही थी। हाँ ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो जो बच्चे नहीं आएंगे तो उनकी क्लासेस कैसे होगी? अरे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो आपकी ग्राफ्स की क्लास चल रही है, ठीक है, तो वहां पे ऑनलाइन मोड से पढ़ाएंगे हम, बाकी जो फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे वो सामने बैठ के पढ़ेंगे, और आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेगी वहां पे, ठीक है ना। ओके। अच्छा सर। तो और सर एग्जाम्स का क्या है? एग्जाम्स ऑनलाइन होगी ऑफलाइन? उसके लिए अभी कुछ पता नहीं बेटा, मेरे हिसाब से तो फिजिकली होंगी, ऑफलाइन ही होंगी एग्जाम पे, कॉलेज में आके देना इंटरनल्स पड़ेगा। भी सर ऑफलाइन सर होंगे? सेशनल वाले भी? आई थिंक सो कि सेशन शायद अब भाई खुल गया है, तो शायद मेरे ख्याल से क्या पता ऑफलाइन ही हो एग्जाम, वो आगे देखते हैं कैसा हुआ। अभी तो फिलहाल ये है ओके कि सर। अभी तो जस्ट ओपन हुए कॉलेज यहाँ पे, ठीक है। सर आपने तो ना शीट मेटल वाले का जॉब 1 जॉब 2 भेजा नहीं था। मैंने भेज दिया बेटे, क्लासरूम पे भेज दिया, मैंने चेक नहीं किया आपने। तो क्लासरूम क्लासरूम से सर जो में जनरल हमें लगा इंस्ट्रक्शंस के बस। नीचे सेफ्टी के बाद जो जॉब 1 जॉब 2 था वो ना? हाँ हाँ वही वही वही। ठीक है, वैसे ही करना है सेम। हाँ मतलब कि मैंने बताया ना जो सर आपकी ये शीट है फाइल वाला बोल रही है वो अलग है ना, जो मैं आपने फाइल के फाइल बारे में, भेजी थी। नहीं मैंने जो आपको एक तो मैंने आपको एक नॉर्मल फॉर्मेट भेजा था उसका, वर्कशॉप फाइल का, जिसमें आपको यस सर। स्टार्टिंग एक तो इंडेक्स बनाना है, उससे पहले कॉलेज का फॉर्मेट है जिसमें आपको नाम वगैरह लिखना है अपना, उसके बाद वर्कशॉप के जनरल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। देन उसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशंस है, उसके बाद आपको लेआउट लगाना है वर्कशॉप का। सर देन ये ठीक है। नहीं किया था। क्या बेटा, सर ये वाला ये जो डॉक्यूमेंट आप बोल रहे हो वो नहीं मिला था। वो मैंने आपको आपके ग्रुप में भेजा है है, देखना व्हाट्सएप उसको पे मैंने। है। सर वो हाँ अदिति शर्मा वाला जो था कोई? हाँ एक मिनट में देखता हूँ उसको जो मैंने काफी पहले भेजा था उसको, एक मिनट बताता हूँ। मैंने भेजा है, वैसे मैं आपको दोबारा एक बार रिसेंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप शीट मेटल शॉप का जो है भाई, आपको लूज पेज में करनी है, लूज पेज की फाइल बनानी है, तो आप जॉब नंबर 1 लिखना स्टार्ट कीजिए शीट मेटल शॉप का, जिसमें 2 जॉब्स हैं आपकी, हाउ टू मेक डस्टबिन एंड हाउ टू मेक योर ट्रेन, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको क्लासरूम पे सेंड कर दिया, क्लासरूम का कोड आपके पास है, देखो मैंने यहाँ पे भेज रखा है आपको, फॉरवर्ड कर रखा है वर्कशॉप फाइल पीडीएफ, तो दोबारा एक रिसेंड कर सेकंड देता से हूँ, देख रहे हैं। दोबारा रिसेंड कर दे रहा हूँ मैं। सर वो सेम एज इट इज बनानी है ना बस? हाँ मतलब कि जो मैं बताया ना स्टार्टिंग का जो फॉर्मेट है तो सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। और बाकी फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया, फर्स्ट पेज तो आपका जो फॉर्मेट है कॉलेज का जिसमें आपको डिटेल भरनी है अपनी, वो आ गया। सेकंड पेज आपका इंडेक्स आ गया है, ठीक है। थर्ड पेज में आपका जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वर्कशॉप के लिए वो आ गया है। और फोर्थ पेज में आपका आ जाएगा सेफ्टी प्रिकॉशन जो आपको लेने हैं वर्कशॉप में। उसके बाद आपका लेआउट आएगा, लेआउट मैंने आपको सेंड किया था, लेआउट चिपकाना है A4 शीट पर, अगर आपने बनाया तो फोल्ड करके चिपका दीजिएगा फाइल में, ठीक है। देन उसके बाद आपका शीट मेटल शॉप का फर्स्ट जॉब आएगा, उसमें 2 जॉब है आपके, तो ऊपर लिखेंगे शीट मेटल शॉप जॉब नंबर 1, देन ऑन सेकंड पेज जॉब नंबर 2, ठीक है। ओके सर, समझ सर अभी जो गई। मैंने एक बार व्हाट्सएप पे सेंड करा है ईजी के ग्रुप में, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए कि वही है ना? हाँ ये वाला है। इससे देखकर हमें जॉब 1 जॉब 2 लिखना है और वही लेआउट्स बनाने हैं। नहीं, इसमें तो जॉब केवल 1 जॉब 2 अलग है हाँ इसमें। ये तो जॉब केवल 1 जॉब वर्कशॉप 2 का सर ने फाइल, क्लासरूम पे भेजा है, एक वो मिनट लिखना है। सर को बोलने दो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखो ये तो वर्कशॉप फाइल का फॉर्मेट है जिस तरीके से आपको बनानी है, बाकी जो जो आपका जॉब नंबर 1 2 है शीट मेटल का, वो मैंने आपको क्लासरूम पे सेंड किया है, ठीक है। तो यस सर ठीक है। इतने पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, आराम से करो काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यस ओके सर। सर। कब सर कर सकते हैं ना बाद में सबमिट थोड़ा? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस जब मैं चेक कराने के लिए मंगाऊँ तो आपके फाइल में होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि मैं 1 2 दिन बाद ही कहूँ चेक करने के लिए लेके आना, लेकिन आप साथ साथ करते रहना,
ठीक है? यस ठीक है सर। ओके सर। और एक ओके चीज सर। पूछना था, पर एक चीज पूछना फाइल था वाइल, हाँ बोलो। सर, जो आपने जो जॉब टू लिखा है उसमें जो रिक्वायरमेंट्स में एक ट्राई स्केल लिखा है सर, वो क्या होता है ट्राई स्केल? ट्राई स्केल मैंने आपको बताया था ना, जो कॉर्नर चेक करता है 90 डिग्री के, जो कॉर्नर चेक करता है ना, हाँ। फ्लैटनेस चेक करेगा किसी सरफेस का, दैट इज कॉल्ड एज ट्राई स्क्वायर। ओके सर। तो ट्राई स्क्वायर मोस्टली सभी शॉप में कॉमन है आपका, चाहे आप शीट मेटल कर रहे हैं, कारपेंटरी कर रहे हैं, फिटिंग शॉप करेंगे उसमें कॉमन है। ओके, और वेल्डिंग शॉप में आपको पढ़ा हुआ है उसमें भी ये आपका ट्राई स्क्वायर यूज होगा। ओके वो सेम मतलब कि जैसे किसी भी सरफेस की फ्लैटनेस चेक करनी है आपको, या कॉर्नर पे राइट एंगल चेक करना है, तो उसके लिए आप ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। तो ओके कल हमने ईजे के बारे में स्टूडेंट अलाउ करने के लिए कह रहे हैं, उनको कर दो एक बार। हाँ, एक मिनट। FN बोले भाई। हेलो। यस सर। चलिए ठीक है, तो हमने थर्सडे को ईजी के बारे में पढ़ा था, जो आपकी शीट नंबर 3 थी उसके बारे में स्टडी की थी, प्रोजेक्शन पढ़ा था हमने, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन स्टडी किया था। तो मैंने आपको एक पीपीटी सेंड की थी जिससे मैंने आपको पढ़ाया था। तो पीपीटी आपने देखी कुछ जो मैंने आपको सेंड की थी? यस सर। तो थोड़ी उससे आइडिया लगा कि हमें कैसे कैसे प्रोजेक्शन करना है? यस सर, थोड़ा लग गया। हाँ, तो आज जो हमें स्टडी करना है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शीट नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है, उसके बाद उसमें है जो शीट नंबर 4 जो आएगी, उसमें आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है। ठीक है, तो लाइन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। अब आप एक काम कीजिए, एक तो आप एक पेन ले लीजिए और एक रफ कॉपी ले लीजिए, आपको खुद ट्राई करके बनाना है। ठीक है, ओके सर। ये पीडीएफ विजिबल है सभी को? यस सर। यस ठीक है, सर। देखिए इसमें टोटल जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 8 क्वेश्चंस है। ठीक है, जो उसका डिवीजन है वो 8 क्वेश्चंस का है, A to H। ओके, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हालांकि हर एक क्वेश्चन के लिए अलग एक रेफरेंस लाइन हमें खींचनी पड़ेगी, लेकिन इन्होंने किस तरीके से करा है, इन्होंने एक ही रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके उसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और टोटल 8 क्वेश्चन उसी पे परफॉर्म कर रखे हैं। जैसे हम ये देखें, स्टार्टिंग वाला देखिए, जो है ना पीपी P-P, ये क्या है आपका, दैट इज पार्ट ए। ठीक है, फिर बी पार्ट इन्होंने यहाँ किया है, सी पार्ट यहाँ किया है, डी पार्ट यहाँ किया है, तो एक ही रेफरेंस लाइन पे इन्होंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे परफॉर्म कर दिए। तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए क्या लिखा है, ये जो डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन की है, दैट गिव द डिटेल ऑफ द पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, केवल एक सिंगल पॉइंट। ठीक है, केवल एक सिंगल पॉइंट है, तो उसका
टॉप व्यू भी सेम बनेगा और हॉरिजॉन्टल व्यू भी उसका मतलब जो टॉप व्यू और साइड व्यू या फ्रंट व्यू उसका क्या बनेगा, एक पॉइंट ही बनेगा। ठीक है, किसी भी एंगल से आप पॉइंट को विजिबल कर लीजिए तो क्या बनेगा, पॉइंट ही बनेगा। जो उसका प्रोजेक्शन बनेगा पॉइंट का वो क्या होगा, एक सिंगल पॉइंट। ओके, यस सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए आपको, पॉइंट पी, पॉइंट से किसको डिनोट कर रहे हैं हम, पी से डिनोट कर रहे हैं। पॉइंट पी इज 30 mm अबव एचपी, एचपी से कहा है 30 मीटर अबव, ठीक है, एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो ये कहां पे कौन से कोऑर्डिनेट पे आएगा हमारे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बनाइए एक बार, इसको ड्रॉ कीजिए अपने पास। बना दिया। ओके, अच्छी बात है, इसने बना दिया। यस सर, मैंने भी बना लिया। सर तो लास्ट third- क्लास में बना लिया था। हाँ, हम दोनों ने लास्ट क्लास में बना लिया था। चलिए ठीक है, जो अच्छी बात है बना ली, जिन्होंने नहीं बनाया, जो लेट आए थे मुझे वो देख लीजिए। तो P इज 30 mm अबव, मतलब जो ये HP हो गया आपका, दिस इज योर HP एंड दिस इज योर VP। बेटा अपने उसको म्यूट कीजिए माइक को। तो पॉइंट कहाँ पे है, 30 mm अबव HP, यहाँ पे, यहाँ से 30 mm अबव, ठीक है, और 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, और इन फ्रंट ऑफ VP यानी कि इसके इन फ्रंट में, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे पॉइंट, ये 40, ये कोई मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट। ओके, तो ये जो इन्होंने क्वेश्चन में डिटेल दी है, इससे हमें ये पता लग गया कि जो हमारा पॉइंट है वो किसमें है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, उसका प्रोजेक्शन हमें बनाना है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन के लिए मैंने, हाँ बोलो बेटा। सर जो आप ये बना रहे हो, या आप स्क्रीन पे बना रहे हो, सिर्फ समझा रहे हो? बना रहा हूँ मैं इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को ही कर रहा हूँ मैं। सर ये वो दिख नहीं विजिबल रहा नहीं है, विजिबल नहीं है क्या दिखाई दे रहा है अभी आपको? सर, सिर्फ सर, सिंपल वो क्वेश्चन स्क्रीन आ रही है। दिखाई दे रहा है। अब विजिबल? यस सर। ठीक है, सर दोबारा समझा दो एक बार। तो क्वेश्चन हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, पॉइंट P इज 30 mm अबव HP, और जो पॉइंट की जो पोजीशन है वो HP प्लेन से कहाँ है, 30 mm अबव, ठीक है, और 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, और 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP के है वो। तो हम ये जो हमें क्वेश्चन की जो डिटेल्स देखी, हमें इससे ये पता लग गया कि जो हमारे पॉइंट की पोजीशन है वो कौन से एंगल प्रोजेक्शन में है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये जैसे मैंने जो फिगर बनाई है सभी को समझ में आई कैसे बनाई मैंने? नहीं Yes, सर, एक sir. बार दोबारा बता दो, वो हमें नजर नहीं आ रहा था। ओके ओके, बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रफ कॉपी में ये प्लेन ड्रॉ करेंगे। ये आपका VP हो गया, अभी हमने कोई भी प्लेन रोटेट नहीं करा, अभी हम पहले हम पोजीशन देख रहे हैं, क्योंकि उसने कहा नहीं कि कौन से एंगल में, हम केवल जो क्वेश्चन में डिटेल दी है उससे हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, 30 mm का है अबव HP, 30 mm अबव HP, यानी कि HP से 30 मीटर अबव, यानी कि यहाँ मान लीजिए 30 mm, ओके, और VP से कहा है इन फ्रंट ऑफ 40 mm, VP के इन फ्रंट 40 mm पे आपका क्या है, पॉइंट जो है वो लाई करना है यहाँ पे, इस पॉइंट। ठीक है, यस क्लियर सर। है, पोजीशन को क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम इसको देख रहे हैं, जो विजुअलाइजेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का कहां पे हो रहा है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अब इसका प्रोजेक्शन हमें यहाँ पे बनाना है, तो मैंने सोचा ये वाली चीज आपको ड्रॉ नहीं करनी है शीट पे, केवल जो आपको ड्रॉ करना है वो उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ करी, जिसको हमने नाम दे दिया XY, इसको हमने नाम दे दिया XY। अब जो आपको शीट में बनानी है तो एक ही XY लाइन बनानी है, जिसपे आपको सभी पार्ट को परफॉर्म करना है, जो एक पार्ट दिए हुए है ना वो एक ही लाइन पर आप बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट को यहाँ पे डिनोट करके कैपिटल P से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात आएगी तो हमारा क्या होगा, जो
जो रेफरेंस एक्सिस होगा उसके ऊपर की तरफ क्या आएगा, VP, नीचे की तरफ क्या आएगा, क्योंकि अब क्या है देखो यहाँ पे VP आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो नीचे वाला प्लेन होगा उसको हम रोटेट कर देंगे, नीचे वाला जो प्लेन होगा एक्सिस को 90 डिग्री हम यहाँ पे रोटेट करते हैं, यानी कि ये कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया, ये प्लेन कहाँ पे आ गया आपका, इस जगह पे आ गया, ओके। तो VP में जब इसका हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखेगा, यहाँ से देखेंगे एक पॉइंट दिखेगा, पॉइंट कहाँ दिखेगा, उस रेफरेंस एक्सिस से 30 mm ऊपर की तरफ, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? तो यस यहाँ सर। से आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, आपका VP में बनेगा, ठीक है। तो VP में मैंने क्या करा, एक 30 mm इस लाइन से अबाउ एक यहाँ पे पॉइंट हमने इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। अब मैंने बताया था जो फ्रंट व्यू में जो आपका पॉइंट नोटेशन बनता है, प्रोजेक्शन बनता है, वो किससे डिनोट करते हैं हम, बताओ? पी हाँ, कुछ नहीं सर। किससे किससे नोटेशन देंगे हम इसका, फ्रंट व्यू P डैश या P, बताओ देख के बताओ, मुझे भी ध्यान नहीं है। टॉप व्यू है फ्रंट व्यू? फ्रंट व्यू सर फ्रंट व्यू तो P डैश से करते थे। करेक्ट, P डैश तो इसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पे किसे डिनोट करेंगे, P डैश, ये स्मॉल p ले सकते हैं, P डैश, ओके। तो ये तो हमारा क्या बन गया, फ्रंट व्यू बन गया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अब हमें इसका बनाना है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के लिए मैंने क्या कहा था, टॉप व्यू के लिए क्या होगा कि ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ आवर शीट वी कैन रोटेट द HP इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक। तो ये HP कहाँ पे आ जाए, HP का जो टॉप व्यू का जो प्रोजेक्शन बनेगा वो इस वाले पॉइंट पर बनेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, ये आपका HP क्या हो गया, रोटेट होकर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ, बिल्कुल जस्ट इसके नीचे की तरफ हम यहाँ से 40 mm डिस्टेंस पे, आपको डायमेंशन नहीं लिखनी, केवल 40 लिखना है, यहाँ पे हम बना देंगे इसका HP व्यू, ठीक है। इसका HP पे इसका टॉप व्यू बना देंगे यहाँ पे, दैट इज 40 mm फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट का जो A पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ मुझे। और सर टॉप व्यू को कैसे डिनोट करेंगे? भाई ऊपर आपने लिख दिया, नीचे आपका HP आ गया, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो उसको मत लिखिए, इसको बस इस तरीके से हटा दीजिए यहाँ से। ऐसे सिंपल आप जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से इसको डिनोट करेंगे हम P से, सिंपल स्मॉल P से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी पे? यस सर। बताइए किसी को डाउट है इसमें? देखिए सर सबसे पहले नीचे हमने क्या हमने करा है, 40 mm से करा है, ऊपर वाली लाइन 30 mm की है। हाँ देखो यहाँ से हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं ना, 30 mm की, हाँ वो 30 mm की कैसे है, देखो जो क्वेश्चन में दिया है कि जो पॉइंट है वो 30 mm अबव HP है और 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, तो इससे हमें इसकी पोजीशन पता लगी। अब जब हम इसका व्यू बनाएंगे, जब इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हम बनाएंगे तो हमें पता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो फ्रंट व्यू बनता है वो VP में बनता है और टॉप व्यू का बनता है HP में बनता है, ठीक है। तो अब ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ आवर शीट हम क्या करेंगे, जो HP प्लेन होगा उसको हम क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। ये जो पॉइंट होगा ये कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा ये वर्टिकल प्लेन यहाँ पे आ गया और हॉरिजॉन्टल प्लेन घूम के आपका नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो कहाँ गया, नीचे की तरफ का। तो जब आप इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा आपको, उसका प्रोजेक्शन, एक पॉइंट यहाँ पे जो रेफरेंस लाइन से कितनी दूरी पे, 30 mm दूरी पे। तो यहाँ पे 30 mm दूरी पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर दिया। तो ये तो क्या हो गया, इसका फ्रंट व्यू हो गया, जो कहाँ बनाया है हमने, VP में, वर्टिकल प्लेन में बनाया है, ओके। अब उसके बाद हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू क्या है, अब यहाँ पे क्या है, अब इस पॉइंट को तो हम इस वाली लाइन को तो मेंशन कर नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, इस व्यू को जो हम हॉरिजॉन्टल जो आपका टॉप व्यू बनाएंगे वो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनाएंगे और उस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम 90 डिग्री रोटेट कर देंगे, तो वो कहाँ गया, नीचे की तरफ आ गया, रोटेट हो गया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, जहाँ पे पॉइंट आएगा वो कितना डिस्टेंस होगा, भाई ये वाला डिस्टेंस होगा, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन इस पॉइंट पे बना था,
इसका प्रोजेक्शन कहाँ बना था, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बना था, जो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे था 40 पे। अब उसी को हमने क्या करा, इस प्लेन को हमने रोटेट कर दिया नीचे की तरफ, तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इसको हमने यहाँ पे इस पी से डिनोट करके 40 इस तरीके से इसको लिख दिया। देख लीजिए एक बार इसको। भाई मैंने आपको यही तो पढ़ाया था इसके बारे में कि मतलब कि जैसे हम जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमारा प्रोजेक्शन बनता है, तो वो हम उसको ड्राइंग शीट पे नहीं बनाते, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अपनी शीट को दो प्लेन में कन्वर्ट कर लेंगे। जो रेफरेंस लाइन से ऊपर है वो वीपी है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। जो रेफरेंस लाइन से ऊपर है वो वीपी है, और जो रेफरेंस लाइन के नीचे है वो क्या आपका एचपी। तो रेफरेंस लाइन के ऊपर जो वीपी था उसको हमने फ्रंट व्यू बना दिया यहाँ पे इस तरीके से इंडिकेशन देके एक पॉइंट का, ठीक है। और जो हमने एचपी बनाया, एचपी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रेफरेंस लाइन के नीचे की तरफ इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो एचपी जो हमने नीचे की तरफ बनाया तो उसमें क्या था, ये वाला जो पॉइंट था, ये जो प्रोजेक्शन आया है इस पॉइंट पे, ये हमने इस प्लेन को, ये जो प्लेन था हमारा ओरिजिनल प्लेन, हमने यहाँ पे इसका कहीं प्रोजेक्शन आया था, तो हमने इस प्लेन को 90 डिग्री रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये क्या हुआ, ऊपर तो वीपी आ गया और एचपी कहाँ आ गया, नीचे की तरफ। तो ये कुछ इस तरीके से फिगर आएगी, देखिए आपकी। अगर हम इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं डायरेक्ट, ये तो हो गया आपका वीपी और ये एच की आ गया आपका नीचे की तरफ, ठीक है। तो प्रोजेक्शन में हमें जो फ्रंट भी दिख रहा है वो तो यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट का, ठीक है। और एचपी में कहाँ दिख रहा है, वो पॉइंट हमें दिख रहा है यहाँ पे, जो उसका टॉप पे दिखा रहे हैं। ये क्लियर है क्वेश्चन? डाउट हो तो पूछो। यस सर क्लियर है। बताइए बेटा, सभी को क्लियर है? क्लियर है सर। देखो ये प्रोजेक्शन आपको, ये पॉइंट और लाइन का प्रोजेक्शन इसलिए करवा रहे हैं जिससे कि जब आप सॉलिड का प्रोजेक्शन करें तो वो इजीली आपको रहे कि हमें कहाँ पे उसको शो करना है, ठीक है। तो अगर ये चीजें समझ नहीं आएगी तो सॉलिड के प्रोजेक्शन में आपको दिक्कत आएगी, तो कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए यहाँ पे। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं की थी उनको थोड़ा दिक्कत आएगी, अदरवाइज जिन्होंने की है उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए सब, क्या है देखिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, पॉइंट क्यू। अब हमने जो सेकंड पार्ट है उसमें जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट को, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू से। पॉइंट क्यू इज 25 mm अबव एचपी, ठीक है। कहाँ पे है वो पॉइंट, 25 mm अबव एचपी, एचपी से ऊपर की तरफ है। एंड 35 mm बिहाइंड वीपी, एंड 35 mm बिहाइंड वीपी। तो कौन सा एंगल में आया है, कौन से क्वाड्रेंट पे आ जाएगा हमारे, सेकंड क्वाड्रेंट में है, करेक्ट। तो ये जो हमारा एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट रखा है, जो पॉइंट हमारा रखा है वो कुछ इस जगह रखा है, इसको हम नोट कर रहे हैं क्यू से। यहाँ पे कोई पॉइंट रखा है वो इस तरीके से, ओके। तो जो अबव एचपी कितना है 25, यहाँ से कितना है 25, और बिहाइंड वीपी कितना है 35। तो जो दो क्वेश्चन में जो डिटेल गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता लग गया कि जो हमारा पॉइंट है वो किस, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो है एक पॉइंट, वो कहाँ पे रखा हुआ है, वो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा रखा है, जहां से हमें उसका प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि ऑब्जर्वर हमेशा यहाँ से विजुअलाइज करेगा फ्रंट व्यू को, ये ध्यान रखना। इसको ऐसे नहीं कि हम यहाँ से विजुअलाइज करा देंगे फ्रंट व्यू इस तरफ से, यहाँ से विजुअलाइज नहीं कराना, हमें यहीं से कराना है विजुअलाइज फ्रंट व्यू, ध्यान रखना इस चीज को, जो बताया था, ठीक है। तो यहाँ से अब मैंने कहा था जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो जो हमारे ये जो प्लेन्स हैं ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, इट वर्क लाइक ए ट्रांसपेरेंट प्लेन, ठीक है। तो ये आर पार दिखेगा, इसको जो और से खड़ा है इसको क्या होगा, ये जो प्रोजेक्शन दिखेगा इसका वो कहाँ दिखेगा, आर पार दिखेगा, ओके।
तो ये यहाँ से इजी खड़ा होकर यहाँ पे इसको, ये जो प्लेन हो गया आपका, यहाँ से ऑब्जर्वर को खड़ा होकर इसको इजीली विजुलाइज कर सकता है। अब देखिए इसको ध्यान से, मैंने बताया था सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल में क्या हो सकता है, आपका प्रोजेक्शन पॉसिबल है केवल पॉइंट का और लाइन का, ठीक है। लेकिन सॉलिड का प्रोजेक्शन वहां पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे क्या होते हैं वहां पे दोनों जो आपके प्लेन होंगे वो कैसे हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे हमारे वहां पे वो प्लेन ओवरलैप हो जाएंगे। अब देखिए, अब जब इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से जब हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, फ्रंट व्यू कहाँ बनाएंगे, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, इसका वीपी में बनेगा। फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, इसका वीपी में बनेगा। ऊपर वाला प्लेन हमारा वीपी है, नीचे वाला यहाँ पे एचपी है, फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जब हमें यहाँ से इसको विजुलाइज करा, इसका फ्रंट व्यू देखा, तो हमें इस प्लेन पे एक पॉइंट दिखाई देगा जो रेफरेंस एक्सिस से कितनी हाइट पे है, 25 है। तो यहाँ से हम एक पॉइंट बनाएंगे, that is denoted by q डैश, और उसकी डिस्टेंस कितनी है रेफरेंस एक्सिस से, दैट इज 25। ओके, फ्रंट व्यू क्लियर है सभी को? यस सर। यस अब सर। ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्वर अगर यहाँ से विजुलाइज कर रहा है तो हम प्लेन यहाँ कोई ड्रॉ कर देंगे, इस तरफ कोई वर्टिकल प्लेन बना देंगे, ऐसा नहीं करना है हमें। इसी प्लेन में इसका प्रोजेक्शन बनाना है हमें, इसी वाले प्लेन में हमें इसका प्रोजेक्शन बनाना है। तो जब हमने इसको यहाँ से खड़े होकर देखा तो हमें क्या दिखाई दिया, हमें एक पॉइंट दिखाई दिया जो रेफरेंस एक्सिस से अबव कितना है, 25 mm पे, ठीक है। तो वीपी हमारा क्या बनेगा, वीपी जो आपका सेकंड एंगल प्रोजेक्शन होगा उसमें वीपी जो आपका फ्रंट व्यू बनेगा वो वीपी में बनेगा। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू बना दिया, ऊपर मैंने इसका फ्रंट व्यू बनाया, यहाँ पे मैं साथ साथ दे रहा हूँ फ्रंट व्यू। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, अब आई बात हमारी किसकी, टॉप व्यू की। टॉप व्यू में इसने इसको विजुलाइज करा पॉइंट को, और इसका प्रोजेक्शन इस वाले प्लेन पे नहीं बन गया, ओरिजिनल प्लेन पे, ए यहाँ पे बन गया। ओके, ये पॉइंट करीबन करीबन यहाँ था कहीं, मान लीजिए, ठीक है। तो जब हम इसका हमने जब इसका टॉप व्यू देखा तो टॉप व्यू से हमें पता लगा कि ये कितने बिहाइंड ऑफ वीपी है, ये बिहाइंड है 35 बिहाइंड ऑफ वीपी, यानी कि यहाँ पे इसका सही प्रोजेक्शन बनेगा 35 डिस्टेंस पे। ओके, अब हमें पता लग गया कि इसका जो प्रोजेक्शन बना है वो कहाँ बना है, एचपी पे बना है। लेकिन मैंने बताया था जब हम प्रोजेक्शन उसका एचपी पे बनाएंगे उसके बाद हमें एचपी को रोटेट करना पड़ेगा, कितने 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करना पड़ेगा। 90 डिग्री एंगल पे जैसे हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा, वीपी और एचपी हमारे कैसे हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। वीपी और एचपी हमारे क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। अब मान लीजिए अबव जो हमारी डिस्टेंस है दोनों हमारी 25 होती, जो हमारी दोनों डिस्टेंस है अबव एचपी और बिहाइंड वीपी अगर दोनों 25 होती तो ये पॉइंट आपका कैसा कर जाता, ओवरलैप कर जाता। लेकिन इनमें डिफरेंस दे रखा है, जो हमारा अबव एचपी है वो है 25 और जो बिहाइंड वीपी है वो हमारा 35। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला जो प्लेन है एचपी ये वीपी से मर्ज हो जाएगा, और फिर हमें प्रोजेक्शन कहाँ दिखेगा, इसका कहाँ दिखेगा प्रोजेक्शन, सोच के बताओ। वीपी में, हाँ में देखा एक्सेस इसी वाली लाइन को हम क्या कर देंगे, आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे ऐसे 35 तक, ऊपर एक्सटेंड कर देंगे। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे इसका टॉप व्यू, दैट इज डिनोटेड बाय Q। ठीक है, तो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा जो टॉप व्यू और जो साइड व्यू बनता है वो एक ही प्लेन में बनता है, दैट इज एन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा एक्स वाई लाइन के ऊपर रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट पे। इसको ध्यान से देखो, एक बार देख लो इसको अच्छे से। पहले हमने क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन को रीड करके हमें ये पता लगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे रखा हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट पे हमने कहीं उसको यहाँ पे रख दिया, कहाँ रखा, जो एचपी से तो 25 अबव है और वीपी से कितना है 35 बिहाइंड। तो उससे हमें ये पता लग गया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आपको कहाँ पे रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे हमारा रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने उसको उसका फ्रंट व्यू ऑब्जर्व किया। फ्रंट व्यू को जब हमने ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्वर हमेशा यहाँ रहेगा फ्रंट व्यू के लिए, चाहे वो सेकंड एंगल देख रहा है, थर्ड एंगल देख रहा है, फोर्थ एंगल देख रहा है या फर्स्ट एंगल देख रहा है, हमेशा ये राइट पे रहेगा ऑब्जर्वर पर। तो जब उसका फ्रंट व्यू है वो तो आ गया वीपी पे, वो कहीं यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन आ गया,
ठीक है उसका। हालांकि इसमें आप कहेंगे सर यहाँ पे तो प्लेन है, प्रोजेक्शन तो उसका यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन हम एक्स्ट्रा प्लेन यहाँ पे नहीं बनाएंगे क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी जो वर्टिकल प्लेन है इसी पे इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे फ्रंट व्यू का। तो कहीं यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन आया जो यहाँ एचपी से कितनी अबव था, 25 डिस्टेंस पे था, यहाँ से 25 डिस्टेंस पे। तो उसी को मैंने यहाँ पे शो कर दिया, देखो ठीक है। यहाँ पे मैंने ये जो लाइंस खींची है ये शो कर रही है किसको, उस पॉइंट को शो कर रही है, और कितनी डिस्टेंस पे है वो रेफरेंस लाइन से, 25। ओके 25 रेफरेंस लाइन से अबव है। ये तो बन गया हमारा फ्रंट व्यू, ठीक है। उसके बाद जब हम टॉप व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू का प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन बनता है उसके बाद क्या करते हैं, मैंने कहा था हर एक केस में हम क्या करेंगे, जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा उसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे। तो ये जो ये प्लेन था ये रोटेट होकर कहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया, वीपी के ओवरलैप कर दिया। अब एक तो पॉइंट जो हमने फ्रंट व्यू बनाया था वो तो यहाँ दिखाई देगा, और जो आपका टॉप व्यू होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि उसकी डिस्टेंस जो देखिए एक्स वाई से वो कितनी देखिए 35। तो ये जो पूरी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी होगी, 35 होगी, और ये जो 35 और ये कितनी होगी आपकी 25। तो इसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका पॉइंट का, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर कोई भी पॉइंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसका प्रोजेक्शन इस तरीके से बनेगा, ठीक है। हालांकि वो डिस्टेंस चेंज कर सकता है, 25 को 40 ले सकता है, 35 को 50 ले सकता है, लेकिन जो प्रोजेक्शन बनेगा वो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, दोनों उसके वीपी में, उसका टॉप व्यू भी और साइड व्यू भी। क्लियर है ये? यस सर। सभी को क्लियर है, बताइए बेटा, जब दोबारा से बताओ एक बार। नहीं सर, यस क्लियर है। सर। देखिए आप क्लियर बोल रहे तो मुझे लग रहा है कि क्लियर होगा। और कोई भी डाउट है, कोई ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं, ना तो हम एक दूसरे के फेस देख पा रहे हैं, ठीक है। बस पूछ लीजिए क्वेश्चन जहां पर भी कुछ पूछना है, बस ऐसा ना हो कि चुप बैठ रहे हैं फिर बाद में जब हम सॉलिड का प्रोजेक्शन करें तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जिनको समझ आता जा रहा है वो आगे बढ़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, ये वाला ट्राई कीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सी पार्ट है हमारा, तो इसको करने से पहले हम एक क्वाड्रेंट ऐसे रफली ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉइंट आर इज 32 mm above at 32 mm below HP and 45 mm behind VP। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट सर। हाँ थर्ड क्वाड्रेंट, करेक्ट, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये हमारा। तो क्वेश्चन से हमें ये पता लग गया कि जो ये ऑब्जेक्ट रखा है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे रखा है। ओके यस सर। अब देखो, आपको मैंने ये बताया ना, ये जो जो टोटल 8 पार्ट्स हैं वो आप एक लंबी सी एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे और उस एक एक्स वाई रेफरेंस लाइन पे आपको सारे पार्ट जो है परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अलग नहीं बनाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, अलग अगर आप अलग बनाना चाहे तो अलग ही बना सकते, लेकिन क्या होगा वो स्पेस ज्यादा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप एक काम करना, एक ही रेफरेंस लाइन खींचना और उसी पे ड्रॉ करना सारे क्वेश्चन को। तो अब हमें यहाँ पे पता लग गया कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा पॉइंट कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ है, जो क्या है यहाँ से एचपी से नीचे है कितना 32 और बिहाइंड वीपी है कितना 45। सर 2 लाइन के बीच में कितना गैप देना है? कौन सा लाइन? जो सर एक ही लाइन पे हम 8 बनाएंगे क्वेश्चन उसमें। हाँ तो वो दे देना अपने हिसाब से, मतलब कि अपने हिसाब से मैनेज कर लेना कि वो एक ही लाइन में सारे क्वेश्चन आ गए। 2 सेंटीमीटर ले लेना, ठीक है, 2 या 3 सेंटीमीटर ले लेना, जिससे विजिबिलिटी भी बनी रहे। हाँ A2 शीट पे करना है ये? नहीं A2 शीट पे क्यों करोगे, इसमें सारी जितनी भी शीट्स हैं वो आपकी, अच्छा A2 शीट पे करना है, A2 शीट पे करना है, A2 शीट पे करना है क्वेश्चन आपको। तो जो शीट नंबर 3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ये उसके 8 पार्ट है टोटल। तो मैंने ये कहा कि एक पूरी एक लंबी रेफरेंस लाइन खींचना, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, यहाँ पे बी पार्ट, यहाँ पे और सी सर पार्ट। क्वेश्चन भी लिखेंगे ना? अब क्वेश्चन लिख लेना शॉर्ट फॉर्म, मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखवाना चाह रहा हूँ, जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आपको इजीनेस रहेगी उसको समझने के लिए। अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे लिखेंगे तो पहले, हाँ क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो पहले क्वेश्चन ढूंढेंगे भाई हमारा क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर साथ साथ लिख के चले तो आपको रिवीजन में इजी रहेगा। ओके ओके सर।
तो हम सी पार्ट कर रहे हैं, हमें पता लग गया जो हमारा पॉइंट था वो कौन से क्वाड्रेंट में आया था, वो आ रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो वही सेम यहाँ पे, ये तो आपका VP है, ये आपका VP है वर्टिकल प्लेन, और ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हालांकि मैंने सारे प्लेन नहीं बनाए हैं, इस तरीके से हो गए। ओके, ठीक है बेटा। यस तो सर। ऑब्जर्वर को हमेशा यहाँ पे रखना है, ऑब्जर्वर को रखना आपका यहाँ पे रखना है। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया, जब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी इनवर्स ऑफ, इट विल बी ऑलवेज इनवर्स ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे प्लेन भी चेंज हो जाएंगे, जहां फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में VP ऊपर आ रहा था, थर्ड में VP नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जहां पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में HP नीचे आ रहा था, यहाँ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या हुआ है, HP कहाँ जाएगा आपका, ऊपर की तरफ आ जाएगा। आप खुद भी देख सकते हैं, ये आपकी रेफरेंस लाइन मान लीजिए XY, या इसको मान लीजिए XY। ठीक है, तो जब आप इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं, फ्रंट व्यू VP कहाँ पर फ्रंट व्यू कहाँ बनना है इसका, VP में बनना है। फ्रंट व्यू कहाँ बनना है इसका, VP में बनना है। और VP कहाँ है, रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ, VP कहाँ है, रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमने XY लाइन ड्रॉ कर रही है, तो उसमें जब इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, तो फ्रंट व्यू कहाँ बनाएंगे, नीचे की तरफ बनाएंगे ऑन VP। और वो कितना डिस्टेंस पे होगा XY से, 32 डिस्टेंस पे। तो यहाँ से 32 डिस्टेंस पे एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे आप पॉइंट को। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे आपने लिया है, दैट इज 30। ये समझ में आया? यस सर। भाई देखो, जब ऑब्जर्वर यहाँ, ऑब्जर्वर हमेशा राइट में रहेगा, तो जब ऑब्जर्वर राइट में है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में क्या है, VP हमेशा ऊपर की तरफ आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड एंगल में क्या है, VP ऊपर आ रहा है। अब क्या होगा, जब जितने भी क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन के होंगे, उसमें VP कहाँ जाएगा, नीचे की, ये रेफरेंस है ना, तो VP कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम ये करेंगे, जब इसका हम टॉप व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू जो बनाएंगे कहाँ पे, HP पे। तो यहाँ से पता लग जाएगा इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है VP से, बिहाइंड VP कितना है, 32। यहाँ पे एक पॉइंट, तो इसका प्रोजेक्शन इस वाले प्लेन में बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमने फाइंड आउट कर ली कि जो डिस्टेंस है इसकी वर्टिकल प्लेन से कितनी है, 45 है। यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन बना दिया। अब हम क्या करेंगे, HP को रोटेट कर देंगे। तो HP को जैसे रोटेट कर देंगे, तो HP कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। HP कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है वो फर्स्ट एंगल के बिल्कुल इनवर्स होता है। तो HP फर्स्ट एंगल में नीचे बनता है, लेकिन थर्ड एंगल में HP कहाँ चला जाएगा, रोटेट होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसको VP को ऊपर की तरफ, ये जो इसका ये ऊपर आ गया इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन, और यहाँ पे बनेगा इसका टॉप व्यू, जो कितने डिस्टेंस हो गए XY प्लेन से, ठीक है, जो कितने डिस्टेंस पे हो गया, 45 डिस्टेंस पे। ठीक है, हालांकि मैंने ये यहाँ पे आपको एक जो डार्क पेंसिल से उससे पॉइंट बनाना है सिंपल। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही थोड़ा जूम करने के लिए इसको यहाँ पे ऐसे डैश मार्क कर दिया है, लेकिन आपको एक डार्क पेंसिल से सिंपल एक पॉइंट बनाना है। तो ये हो गया आपका सी पार्ट। अब इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। नो सर। बस ये ध्यान रखना, फ्रंट व्यू तो आराम, जो आपका VP में बनना है फ्रंट व्यू तो आराम से बन जाएगा, लेकिन HP में जो भी आप बनाएंगे प्रोजेक्शन, उसमें आपको HP को रोटेट करना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे 90 डिग्री पे। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे पॉइंट्स की बात चल रही है सिंपल, तो आपको यहाँ से ये आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे कैसे प्लेन को यहाँ पे रोटेट करना है। क्योंकि जब आप सॉलिड को स्टार्ट करेंगे, तो सॉलिड में अगर आपको ये पता लग गया कि HP कहाँ आएगा, VP कहाँ आएगा, तो आप इजिली वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, डाउट है किसी को, बताइए। नो सर, नो डाउट। ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रफ में बना रहे हैं सभी लोग? यस सर। रफ में बनाते रहिए, क्योंकि आपके दिमाग से ये चीजें निकल जाएंगी, फिर साथ साथ इसको बनाते रहना। और इसके अलावा आप इसको YouTube पे भी देख सकते हैं, उसमें भी इस तरीके से दिखाया है रेफरेंस को रोटेट करते हुए। तो अगर आइडिया यहाँ से ना लग पा रहा हो तो आप वीडियो भी देख सकते हैं इसकी। चलिए, अब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट देखिए क्या लिखा है। पॉइंट
ये बस ये ध्यान रखना है, ये इनको नोटेशन कैसे कैसे देना है हमें, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये आर डैश, जो फ्रंट व्यू बनेगा वो आर डैश हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टॉप व्यू जाएगा वो केवल आर। ये नोटेशन का ध्यान रखना बस। अब डी पार्ट जो रखा है, पॉइंट एस इज 35 mm below HB and 42 mm in front of VP। तो सिंपल है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आगे यहाँ पे रखा है हमारा पॉइंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आगे हमारे। यस सर। अब जो फोर्थ क्वाड्रेंट था वो सेकंड वाले का इनवर्स होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड वाले का इनवर्स होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, VP ऊपर था, HP ऊपर था। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, VP नीचे होगा और HP भी कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। कैसे होगा देखिए, जब हमने इसका फ्रंट व्यू देखा तो फ्रंट व्यू कहाँ गया, VP पे आ गया। इसकी यहाँ पे इसका नोटेशन दे दीजिए 35 mm बिलो 35 और 45। तो यहाँ से कितना है, इस जगह फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ से बिलो है यहाँ से 35 है। सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। सर स्क्रीन शेयरिंग रुक गई है सर। एक मिनट दोबारा शेयर करूंगा, स्टॉप कर। अब विजिबल है, यस सर। ठीक है। तो पहले हम डिस्टेंस डालते हैं, यहाँ से आगे 35, यहाँ पर 35 और यहाँ से डिस्टेंस इसकी पॉइंट की 42। आते हैं पॉइंट पे, ठीक है। तो इससे हमें जो डिटेल दी थी, इससे हमें ये पता लग गया है कि जो हमारा पॉइंट है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट का इनवर्स है, तो फोर्थ क्या हो जाएगा, सेकंड का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, VP ऊपर बनना था, HP भी ऊपर बनना था रेफरेंस लाइन के, और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, VP भी नीचे बनेगा और HP भी नीचे की तरफ बनेगा। एक मिनट होल्ड करना बेटा। ठीक है, तो हमें पॉइंट की एग्जैक्ट यहाँ पे लोकेशन पता लग गई कि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब बनाएंगे इसका प्रोजेक्शन। तो जब हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, इसका वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा इसका वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, ये जो पूरा वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन पूरा गया वर्टिकल प्लेन। ओके, तो जब हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से विजुलाइज करेंगे इसको, तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, इसका VP पे बनेगा। लेकिन VP तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, वो होगा XY लाइन के नीचे की तरफ। तो यहाँ से सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम XY लाइन के नीचे की तरफ, जहाँ पे हमें पॉइंट दिखाई देगा, प्रोजेक्शन दिखाई देगा इस पॉइंट का, और ये डिस्टेंस होगी यहाँ से, दैट इज 35। ठीक है, यस सर। ओके। अब इसका हम टॉप व्यू देखेंगे, यहाँ से टॉप व्यू कहाँ है, अब नजर यहाँ नहीं पे आ रहा, एकदम से स्क्रीन हट गई सर, नहीं आ रहा नजर। अब दिख रहा है, सर नहीं, वही वाली स्क्रीन ही आ गई। आप एक बार कुछ उधर पेन मूव करके करना।
नहीं नहीं सर, जब आप ब्लैंक लिख रहे स्क्रीन हो आ रही है कुछ, बिल्कुल। जो आप लिख रहे हो कुछ नजर नहीं आ रहा वो। देखना एक मिनट, अब देखिए ड्रॉ कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है? नो सर। ठीक है, एक मिनट सर, कनेक्शन कट करके दोबारा रिज्वाइन करना पड़ेगा। स्क्रीन विजिबल है बेटा सभी को? यस सर, विजिबल। सर यस बट सर, जो आप ड्रॉ विजिबल है कर रहे हो वो विजिबल नहीं है, जो आप ड्रॉ कर रहे हो। नहीं, अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया, मेरे पास स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे सी पार्ट लिखा है। यस सर। यस सर, वो नजर आ रहा है। हाँ, तो मैंने अभी रिज्वाइन किया ना इसको। ओके सर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता लग गया जो हमारा पॉइंट था वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो यहाँ पे कहीं ये पॉइंट आ रहा था हमारा इस जगह से। ठीक है, तो जब हमने इसका फ्रंट व्यू बनाया, फ्रंट व्यू कहाँ बना? वीपी में बना, लेकिन इस बार जो वीपी है वो कहाँ है? नीचे की तरफ रेफरेंस लाइन से। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये रेफरेंस लाइन होगी एक्स वाई। ठीक है, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, जो इंटरसेक्ट कर रही है एचपी और वीपी को। तो सिंपल क्या है, जो हमारा फ्रंट व्यू बनना है वो वीपी में बनना है, और वीपी यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? नीचे की तरफ, रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ। तो मैंने यहाँ क्या करा, 35 डिस्टेंस पे एक पॉइंट बना दिया इस तरीके से। एक्सक्यूज मी सर, जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो नहीं आ रहा, विजिबल नहीं है वो। आ तो रहा है यार, ये यही तो किया है 35 वाला ड्रॉ नहीं, भी। ये मैंने ड्रॉ कर रखा है ना ऑलरेडी इसको, नहीं, पार्ट है ना दूसरा। मैं रीजॉइन करती हूँ। करो, रिज्वाइन करो जल्दी से। अब विजिबल है, visible। ठीक है, तो हमने इसका फ्रंट व्यू बना लिया वीपी में, जो कहाँ बना? नीचे की तरफ, इस तरीके से। अब मैं क्या बनाऊंगा मैं इसमें? अब बनाएंगे इसका हम टॉप व्यू। ठीक है, तो टॉप व्यू कुछ यहाँ से एनालिसिस हो रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर, विजिबल है सर। ठीक है, तो टॉप व्यू हम यहाँ से देख रहे हैं। अब इसका जो प्रोजेक्शन होगा पॉइंट का, वो कहाँ बनेगा? एचपी पे। एचपी बनेगा, सर क्वेश्चन वाली स्क्रीन विजिबल है। अभी भी क्वेश्चन ही विजिबल हो रहा है। यस सर। नहीं, यस यस सर। आ गया, अभी आया था, आपके, उसके वापस क्वेश्चन आ गया। अब क्या दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन वाली स्क्रीन। अभी तो क्वेश्चन नहीं है सर। ठीक है, अब विजिबल है। यस सर। ठीक यस है, सर, विजिबल। तो हमारा कहाँ था पॉइंट? हमारा यहाँ पे आया था कहीं इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे आया था, तो मैंने इसका क्या बनाया? फ्रंट व्यू बनाया। फ्रंट व्यू कहाँ बनाया? इसका बीपी बनाया, नीचे की तरफ, इस यहाँ पे। ठीक है, अब जब इसका टॉप व्यू बनाएंगे वो एचपी में बनेगा कहीं यहाँ पे। अब मैंने कहा था जब एचपी में इसका व्यू बनेगा तो एचपी को हम क्या करेंगे? रोटेट कर देंगे। तो हमें इस पॉइंट, इस जो पॉइंट थी, इसकी पोजीशन में पता लगी कि बीपी से यहाँ पे कितना है? 45 डिस्टेंस पे है। अब हम क्या करेंगे? इस प्लेन को रोटेट कर देंगे। इस प्लेन को रोटेट करके कहाँ ले आएंगे? हम इसको नीचे की तरफ ले आएंगे यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये तो 35 वाली लाइन होगी, और ये नीचे होगी यहाँ पे, इस जगह पे हो गया आपका ये 40। ठीक है,
अब जैसे हमारे Yes, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में क्या था, सारी चीजें आपकी ऊपर की तरफ बनी थी, वीपी भी ऊपर था, एचपी भी ऊपर था। टॉप व्यू फ्रंट व्यू हम क्या बनाए थे, रेफरेंस लाइन के ऊपर की तरफ बनाए थे। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या है, वीपी और एचपी नीचे की तरफ आ गया, तो जो भी इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनेगा वो रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ बनेगा। क्लियर है क्वेश्चन है सभी को? यस सर। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए जो नेक्स्ट के जो फोर्थ जो पार्ट है वो आपको स्टडी करने, ड्रॉ करके देखने, और नहीं तो इनमें नेक्स्ट टर्न जो आपको इजी का टर्न पड़ेगा उसमें मैं आपको वो चालू पार्ट्स करूँ। ठीक है, हम थोड़ा वर्कशॉप के बारे में देख लेते हैं। वर्कशॉप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम। इसका मैन्युअल मैंने आपको क्लासरूम पे सेंड कर रखा है शीट नंबर 3 के लिए। ओके, नाउ हमारी जो वर्कशॉप प्रैक्टिस की जो फोर्थ शॉप है दैट इज वेल्डिंग शॉप, दैट इज वेल्डिंग शॉप। सिलेबस विजिबल है सभी में? यस सर। हाँ, yes, sir. वेल्डिंग शॉप। अब हम देखिए इसमें करना क्या क्या है। हाँ, इसमें हमें जो जॉब है वो क्या क्या है, टू स्टडी आर्क एंड गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट एंड टूल्स। ठीक है, पहला क्या है, हमें स्टडी करना आर्क वेल्डिंग के बारे में, आर्क वेल्डिंग के बारे में, गैस वेल्डिंग के बारे में, और जो जितने भी इक्विपमेंट्स और जो टूल्स वहां पे यूज होंगे उनके बारे में हमें वहां पे स्टडी करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे लैब ज्वाइंट बनाने, टी ज्वाइंट बनाने और बट ज्वाइंट यहाँ पे हमें परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो लैब टी और बट ज्वाइंट में से हम 2 ज्वाइंट बना लेंगे, लैब ज्वाइंट बना लेंगे, बट ज्वाइंट, या फिर लैब ज्वाइंट या टी ज्वाइंट बना लेंगे। तो मैं आपको इसका जो मैनुअल भेजूंगा उसमें क्लियर है कि कौन कौन से हमें ज्वाइंट यहाँ पे बनाने हैं। लेकिन मेन यहाँ पे क्या है आपका, टू स्टडी आर्क एंड गैस वेल्डिंग। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम गैस वेल्डिंग कैसे करते हैं, आर्क वेल्डिंग कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आपका वेल्डिंग है इट इज अ ज्वाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, जब भी हम किसी चीज की असेंबलिंग करते हैं तो असेंबलिंग के दौरान हम क्या करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन हमारी परमानेंट भी होती है और टेम्परेरी भी होती है। तो जहाँ पे टेम्परेरी होगी वहां पे हम नट एंड बोल्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो नट एंड बोल्ट कहते हैं उससे उसको हम टाइट कर देंगे। और जहाँ पे हमें परमानेंट ज्वाइनिंग करनी होती है वहां पे हम वेल्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल इसमें क्या है, विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट हम क्या करते हैं, जो आपका मटेरियल होता है उसको मेल्ट करते हैं और उसको फिर कूल करते हैं जिससे कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगा, देखिए डिटेल में कैसे कैसे करते हैं वो वेल्डिंग को। ओके, तो 2 वेल्डिंग आपको स्टडी करनी है, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। हालांकि जो और वेल्डिंग है इसके अलावा उनका मैं थोड़ा आपको ब्रीफ दे दूंगा साथ साथ पीपीटी के। Okay, so now what is welding? Welding is basically assembling और joining process. Assembling का मतलब क्या है, जैसे कोई भी, जैसे कार है तो कार के जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, मैं केवल बॉडी की बात करूं, कार की जो बॉडी होती है उसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं तो अलग अलग फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, हमें असेंबल करना पड़ता है। और असेंबली किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जॉइनिंग प्रोसेस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जॉइनिंग प्रोसेस। अभी मैं बताऊं कि हम असेंबली की यूज करते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं असेंबली के। ठीक है, तो हम यहाँ से वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहले व्हाट इज जॉइनिंग, व्हाट इज असेंबली। जॉइनिंग एलिमेंट टुगेदर व्हिच शेप्स अ फाइनल प्रोडक्ट। असेंबली प्रोसेस कैन बी मेड बाय ह्यूमन वर्कर्स, अनएजुकेटेड बट स्किल्ड, और बाय स्पेशलाइज्ड मशीन और एंड रोबोट्स। ठीक है, तो असेंबली में हम क्या है, हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है, कंपोनेंट तो वो एक है लेकिन वो कंपोनेंट जो बना हुआ है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, वो आपस में उनको ज्वाइन करना है। तो ये जो ज्वाइनिंग हम उनकी करें दैट इज कॉल्ड एज असेंबली। एग्जांपल इन्होंने, जैसे कार है, ठीक है, कार है, ये कंप्यूटर से, जैसे कंप्यूटर में क्या है, मदरबोर्ड है, ठीक है, सीपीयू है, उसका रैम है, हार्ड डिस्क है, तो जब हम उसको एक साथ ज्वाइन कर देते हैं तो वो उसकी असेंबली कहलाती है।
इंजन्स है, सेल फोन और एक्सेट्रा। ठीक है, तो असेंबली आपको समझ में आ गई। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है उनको जब हम कंबाइन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज असेंबली। ओके, तो असेंबली के फायदे क्या होते हैं? मान लीजिए जैसे आपका कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, अगर हम केवल कंप्यूटर एक ही इंटीग्रेटेड यूनिट बना देते, मतलब कि मदरबोर्ड में आपकी हार्ड डिस्क रहती, उसके अंदर आपकी इनबिल्ट रैम रहती, ठीक है, और उसके अंदर अब वो सारी चीजें है, तो उस प्रोसेस को आप चेंज नहीं कर सकते। तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको रिप्लेस करना पड़ेगा पूरे मदरबोर्ड को। समझ रहे हैं ये बात क्या है? तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि हमारी पर्टिकुलर चीज अगर कोई खराब हो गई तो केवल हम उसी को रिप्लेस करें, पूरे मदरबोर्ड को रिप्लेस करने की जरूरत ना पड़ेगा। तो इस सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? असेंबली का यूज करते हैं। सेम एज इट इज कार का एग्जांपल है। अब जैसे कार की जो बॉडी होती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कर्व फ्रेम से बनी होती है। तो अगर ये इंटीग्रेटेड यूनिट होती कार के फ्रेम की तो क्या होता? हल्का सा डेंट आता तो हमें पूरा फ्रेम चेंज करना पड़ता। तो हम क्या करते हैं? जहां पे डेंट आया उस पार्ट को निकाल के और दोबारा दूसरा कर्विंग पार्ट वहां पे हम लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। नाउ these are introduction of aspect manufacturing. It is impossible to manufacture as a single स्क्रीन पे product. ना सिर्फ एक ही स्लाइड शो हो रही है, वो फर्स्ट वाली, सेकंड थर्ड वाली शो नहीं हो रही। अब दिखाई दे रही है सभी को? यस सर, अब सही है। ठीक है, तो मैंने बताया असेंबली क्या है? जॉइनिंग ऑफ एलिमेंट। अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज असेंबली। फिर मैंने एक कंप्यूटर का एग्जांपल दिया था। तो जैसे कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम असेंबल करते हैं ना कंप्यूटर। जैसे आप डेस्कटॉप बनाते हैं तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को असेंबल करके आपका डेस्कटॉप को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है असेंबली से हमें? अब मान लीजिए कोई भी कंपोनेंट खराब हुआ तो उसी कंपोनेंट को हम रिप्लेस करेंगे। नहीं तो अगर इंटीग्रेटेड होता, मान लीजिए मदरबोर्ड के अंदर ये सारी चीज आपकी रहती, सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, तो एक भी कंपोनेंट अगर उनमें से खराब होता और वो इंटीग्रेटेड यूनिट होती तो हमें पूरे मदरबोर्ड को वहां पे रिप्लेस करना पड़ता। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं? जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम असेंबली से बनाते हैं। असेंबली की हेल्प से क्या होता है कि कोई भी एक कंपोनेंट होगा तो वो इजिली मेंटेनेंस हो जाएगी उसकी और वो इजिली वहां से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, अब देखिए ज्वाइनिंग प्रोसेस जो आपके होते हैं कई तरीके के होते हैं। एक तो वेल्डिंग होता है, सोल्डरिंग होता है, ब्रेजिंग होता है। सोल्डरिंग, जैसे सोल्डरिंग आपने देखा होगा, कोई भी हमें तार को कहीं कनेक्ट करना तो वो सोल्डरिंग की हेल्प से करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल फास्टनिंग होती है। मैकेनिकल फास्टनिंग में आपका रिवेट्स आ जाएंगे। ठीक है, और एडेसिव बॉन्डिंग होती है। एडेसिव बॉन्डिंग क्या है? जैसे कोई भी पॉलीमर है, जैसे आपको किसी भी नॉन मेटल को ज्वाइन करना है तो वहां पे आप क्या करते हैं? पॉलीमर का यूज करते हैं। जैसे फेविकोल हो गया, ठीक है, एल्फी होगी, फेविस्टिक होगी, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका एडेसिव बॉन्डिंग होती है। तो ये चार प्रोसेस है ज्वाइनिंग के आपके। ठीक है, एंड इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। अगर आप नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में वेल्डिंग पॉसिबल है नहीं है, नॉन मेटल में वेल्डिंग पॉसिबल। तो वहां पे हम क्या करते हैं? या तो मैकेनिकल फास्टनिंग करते हैं, जैसे रिवेट लगा दी। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी वुडन शीट को कनेक्ट करना है, ठीक है, उनका आपको लैब ज्वाइंट बनाना है, ठीक है, तो हम लैब ज्वाइंट बनाए तो हम क्या करेंगे? वहां पे या तो एडहेसिव का यूज करेंगे, जैसे फेविकोल यूज कर लिया, या फिर क्या करेंगे? हम वहां पे मैकेनिकल फास्टनिंग करेंगे, जैसे रिवेट लगा दी, नट एंड बोल्ट लगा दिए, या वहां पे सिंपल हमने कील को यूज कर लिया। ठीक है, तो ये आपके ज्वाइनिंग प्रोसेस है जो अकॉर्डिंग टू द मटेरियल आपके चेंज होते हैं। अब हमें यहाँ पे कंसंट्रेट जो करना है वो किस पे करना है? वेल्डिंग पे कंसंट्रेट करना है। हालांकि मैं सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग के बारे में तो आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किस पे कंसंट्रेट करना है? यहाँ पे हमें कंसंट्रेट करना है वेल्डिंग पे। और दो तरह की वेल्डिंग आपको डेप्थ में पढ़नी है, दैट इज आर्क वेल्डिंग, और सेकंड इज गैस वेल्डिंग। देखिए यहाँ पे दिखा दिया उन्होंने ओवरव्यू ऑफ जॉइनिंग मेथड। मैकेनिकल मेथड बोलते हैं स्क्रू फास्टनर, रिवेट्स है। एडहेसिव बॉन्डिंग में आपके पॉलीमर्स आ जाएंगे। ठीक है, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग में बेस मेटल डज नॉट फ्यूज। अब देखिए एक तो होता है आपका, एक तो बेस मेटल होता है, जिसको बेस मेटल क्या होता है? जिसको आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, एक होता है आपका बेस मेटल जिसको आपको ज्वाइन करना है। तो ब्राजिंग और सोल्डरिंग में आपका जो बेस मेटल होता है वो आपका फ्यूज नहीं होता, वो मतलब कि वो मेल्ट नहीं होता। फ्यूज का मतलब है कि वो मेल्ट वहां पे नहीं होता। जैसे आपको दो कंपोनेंट है जिनको आपको कनेक्ट करना है, तो जिनको आपको कनेक्ट करना है मेटल्स को, वो कहेंगे आप, वो होंगे आपके बेस मेटल। तो अगर हम ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग की बात करें तो जब हम उसको ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग से, तो वो जो आपके बेस मेटल होंगे वो डिफ्यूज नहीं होंगे। डिफ्यूज क्या होगा? जो भी आप उसमें फिलर यूज करें। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है मोल्टन फिलर ड्रॉन इनटू क्लोज फिट जॉइंट बाय कैपिलरी एक्शन सरफेस टेंशन प्रोसेस। ठीक है, अब ये यहाँ पे रेंजेस दी हैं
जो ब्रेजिंग के जो फिलर मेल्ट्स होते हैं वो होते हैं अबव 450 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होते हैं, और सोल्डरिंग के जो आपके फिलर्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं बिलो 450 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो जैसे हमें सोल्डरिंग कहाँ पे यूज करेंगे, सोल्डरिंग जैसे हमें कहीं नॉर्मली जैसे तार को कनेक्ट करना है, ठीक है, किसी कंपोनेंट में हमें तार को कनेक्ट करना है तो वहां पे सोल्डरिंग का यूज करेंगे। और ब्रेजिंग कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे कोई थिन शीट है, स्टील की थिन शीट है, उसको हमें ज्वाइन करते हैं, वहां पे हम ब्रेजिंग को यूज करेंगे, ठीक है। फिर होता है आपका ये वेल्डिंग। Now what is welding? Welding is the process of joining in which heat is used. भाई हीट का तो रोल है यहाँ पे, heat is used to join similar और dissimilar metals, ठीक है। सिमिलर मेटेरियल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और डिसिमिलर मेटेरियल, मतलब जो हम बेस मटेरियल ले रहे हैं तो सिमिलर भी हो सकता है। भाई बेस मटेरियल में दो पार्ट हो गए, ए और बी, जिसको हमें कनेक्ट करना है, तो ए और बी जो होंगे सिमिलर भी हो सकते हैं और वो कह सकते हैं डिसिमिलर भी हो सकते हैं, विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड फिलर मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे लिखा है विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड फिलर मेटल, ठीक है। तो जैसे हम आर्क वेल्डिंग की बात करते हैं तो आर्क वेल्डिंग में हमें प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम आर्क वेल्डिंग की बात करें तो आर्क वेल्डिंग में हमें प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें केवल वहां पे फिलर मेटल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और कहीं पे क्या होता है, जैसे आपके फ्रिक्शन वेल्डिंग है, प्रेशर वेल्डिंग है, तो वहां पे आपको प्रेशर की जरूरत पड़ती है, वहां पे आपको फिलर की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको आगे क्या है इसमें फिलर मेटल क्या है और प्रेशर हम कैसे यूज करते हैं। तो जो आर्क वेल्डिंग होती है और जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ती है, ठीक है। उसमें लिख लीजिए इसको, जो आपकी आर्क और गैस वेल्डिंग होगी उसमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, वहां पे हम सिंपल क्या करेंगे, हीट जनरेट करेंगे, हीट से क्या होगा, आपका मेटल मेल्ट होगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो आपका आर्क और गैस वेल्डिंग है उसमें क्या करेंगे, हम हीट को जनरेट करेंगे, हीट जनरेट होगी, जो आपकी इलेक्ट्रोड है वो डिफ्यूज होगी, और इलेक्ट्रोड डिफ्यूज होने के बाद क्या होगा, आपका मेटल क्या होगा, सरफेस जो होगा आपकी वो आपकी ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। So where a joint produced by heat or pressure or both, so there is a continuity of material. Filler is used as has a melting temperature close to the base material. ठीक, तो जो फिलर जो हम इलेक्ट्रोड जो यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग में, जो इलेक्ट्रोड यूज होगी उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो नियर बाय होगा बेस मटेरियल के। अब बेस मटेरियल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी ये एक सरफेस है हमारी ए, सरफेस ए और सरफेस बी, ठीक है। इनका हमें बट जॉइंट बनाना है, बट जॉइंट यानी कि इनको इस तरीके से हम ओवरलैप नहीं करेंगे, आपस में पैरेलली ज्वाइन करेंगे। तो जब हम इसको पैरेलली ज्वाइन करेंगे, ये जो ए और बी है दैट इज कॉल्ड योर बेस मटेरियल, दैट इज कॉल्ड योर बेस मटेरियल। अगर जैसे थ्योरी में आपको कोई कहता है बेस मटेरियल क्या है, तो बेस मटेरियल आपको पता होना चाहिए, बेस मटेरियल वो है जिसको हम ज्वाइन करेंगे आपस में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे हमारी यूज होगी, उस इलेक्ट्रोड का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो नियर बाय होगा किसके, बेस मटेरियल के, आर्क वेल्डिंग में, ओके। जो यहाँ पे ये फिलर कह रहे हैं, फिलर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रोड दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग द आर्क वेल्डिंग। Welding is a material joining process which produces coalescence of material by heating them to suitable temperature with or without the application of pressure। ये मैंने पीछे बताया था आपको, और by the application of pressure alone। प्रेशर अलोन जैसे फ्रिक्शन वेल्डिंग है, तो फ्रिक्शन वेल्डिंग में हमें केवल प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, वहां पे हीट का कोई नहीं, एंड विद और विदाउट द यूज ऑफ फिलर मटेरियल्स, ठीक है। तो कहीं कहीं वेल्डिंग हमारी जो होती है जिसमें केवल हमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हमें हीट की वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अब जैसे आर्क वेल्डिंग की बात होगी तो आर्क वेल्डिंग में तो हमें केवल हीट चाहिए, प्रेशर की रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं है। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन वेल्डिंग की बात करें या फिर हम वहां पे एक्सप्लोसिव वेल्डिंग की बात करें तो वहां पे हमें केवल प्रेशर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या आपका प्रेशर की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी और हीट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अभी बताऊंगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है आगे, ठीक है। वेल्डिंग इज यूज फॉर मेकिंग परमानेंट जॉइंट, तो वेल्डिंग से जो हमारे जॉइंट बनेंगे कैसे बनेंगे, आपके परमानेंट बनेंगे, ठीक है। परमानेंट क्या है, उसको फिर हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा उस जॉइंट को, तभी वो जॉइंट आपका खुल सकता है। और टेम्परेरी क्या होगा, टेम्परेरी तो हमारे जैसे नट एंड बोल्ट हमने लगा दिए, तो हम उसको अगर जॉइंट को हटाना है तो नट एंड बोल्ट को लूज करेंगे तो वो जॉइंट क्या हो जाएगा, आपका अनजॉइंट हो जाएगा उस जगह, ठीक है। It is used in the manufacturing of automobile bodies, aircraft frames, railway wagons, machine frames, structural works, tank, furniture, boilers, general repair work, and ये कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पे आपका वेल्डिंग यूज होती है टू जॉइनिंग द मटेरियल्स, ओके। ये देखो यहाँ पे दे रखा है एप्लीकेशन, बिल्डिंग एंड ब्रिजेस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो जितने भी ब्रिजेस होते हैं वहां पे आपका आर्क वेल्डिंग का यूज होता है, आर्क वेल्डिंग का यूज होता है, ओके। ऑटोमेटिव शिप्स एंड एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन, पाइपलाइंस होगी, पाइप जैसे कोई आपको पाइपलाइन को ज्वाइन करना है तो वहां पर भी वेल्डिंग का यूज होता है।
टैंक्स एंड वेसल हैं, जैसे बॉयलर के टैंक्स बनाने, वेसल बनाने, बॉयलर बनाने, तो वहां पे भी वेल्डिंग का यूज होता है। रेल लोड्स है, ठीक है, जो ट्रैक होता है, ट्रेन का जो ट्रैक होता है, रेल लोड्स को हम कहते हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए भी वहाँ वेल्डिंग का यूज होता है। और मशीनरी एलिमेंट, कोई भी मशीनरी एलिमेंट है उनको अगर परमानेंट ज्वाइन करना है तो हम वहाँ पे वेल्डिंग का यूज करेंगे। ठीक है, अब दीज आर सम एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग। स्ट्रॉन्ग एंड टाइट जॉइंट, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है, सिंपलिसिटी ऑफ वेल्ड स्ट्रक्चर डिजाइन, वेल्डिंग प्रोसेस में भी मैकेनाइज्ड एंड ऑटोमेटेड। ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस क्या, या तो मैकेनाइज होता है या फिर ऑटोमेटेड, जैसे रोबोटिक आर्म लगा दी, जैसे आपको कार बॉडी को, जो कार का जो फ्रेम रहता है, अगर उसको आपको वेल्ड करना है तो वो मैनुअली वेल्ड नहीं होगा, उसमें हम ऑटोमेशन का यूज करें। ऑटोमेशन में करेंगे वहां पे रोबोटिक आर्म लगा देंगे। रोबोटिक आर्म क्या करती है, उस जो फ्रेम है उसको वहां पे वेल्ड करती है। तो उससे क्या होता है, हमें फिनिशिंग मिल जाती है, एक्यूरेसी आ जाती है अपने काम में, और हमें वहां पे फिनिशिंग मिल जाती है। क्योंकि अगर हम उसको मैनुअली उसको हम वेल्ड करेंगे तो प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा। कि अगर मान लिया हमें एक दिन में हम 100 कार फ्रेम बनाने हैं, तो अगर हम ऑटोमेटिक सिस्टम या ऑटोमेशन का वहां पे यूज करें तो एक दिन में हम 100 कार फ्रेम वहां पे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनुअल जो हम वेल्डिंग करते हैं उसका प्रोडक्शन रेट क्या होता है, काफी कम होता है। लेकिन ऑटोमेशन में क्या होता है, ऑटोमेटिक वेल्डिंग से हमारा प्रोडक्शन रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। अब डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग है, इंटरनल स्ट्रेसेस। अब इंटरनल स्ट्रेसेस क्या होता है, क्योंकि जब वहां पे टेम्परेचर होता है, इट इज अराउंड 2000 टू 3000 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा आर्क प्रोड्यूस होता है, जो आपका आर्क वेल्डिंग में आर्क प्रोड्यूस होता है, उसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसके नियर बाय, जैसे हमने ज्वाइन किया दो शीट्स को इस तरीके से, जैसे दो शीट को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, इस तरीके से हमने फिलर मटेरियल को फिल कर दिया यहाँ पे। और फिलर मटेरियल को फिल करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग वेल्डिंग वो होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। अब उससे क्या होता है, इसके नियर बाय में यहाँ पे स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती है। इसके नियर बाय क्या होती है, यहाँ पे थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे नियर बाय का जो एरिया है कभी कभी क्या होता है, ड्यूरिंग इट्स सर्विस लाइफ वो आपके क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये सब डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, डिस्टोर्शन है एंड चेंज ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर इन द वेल्ड रीजन। अब माइक्रोस्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा, यहाँ पे इसका ऑटोमेटिकली हीट ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था हीट ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, आपको सरफेस को हीट करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे अनवांटेड हीट, कोई यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन तो नहीं है, ऐसी अनवांटेड हीटिंग हो रही है नियर बाय, तो यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर जो इसका ग्रेन स्ट्रक्चर होगा मेटेरियल का, वो चेंज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है हमारा, कि जो वेल्डिंग के जो नियर बाय है वो रीजन हमारा थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाए। ओके, तो दीज आर सम डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग। सेकंड क्या है, हार्मफुल इफेक्ट, लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वहां से निकलता है, जो हम स्पार्किंग वहां पे प्रोड्यूस होती है वहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलता है। फ्यूम्स निकलते हैं भाई, जब आप फिलर को बर्न करेंगे, फिलर को जो आप इलेक्ट्रोड को जब बंद करेंगे, इलेक्ट्रोड से क्या होता है, हार्मफुल गैसेज निकलती है, फ्यूम्स निकलते हैं, और वहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, जिससे कि कभी कभी मतलब कि बर्निंग की प्रॉब्लम हो जाती है नियर बाई। ठीक है, तो these are the introduction of welding। दो तरीके की वेल्डिंग होती है आपकी, सॉलिड फेस वेल्डिंग, सॉलिड फेस वेल्डिंग होता है और फ्यूजन वेल्डिंग होता है, और लिक्विड फेस वेल्डिंग भी कहते हैं इसको। तो सॉलिड फेस वेल्डिंग में वो कैरिड आउट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट विदाउट फिलर एडिशन। ठीक है, कैरिड आउट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट विदाउट फिलर एडिशन। तो विदाउट फिलर एडिशन का मतलब है यहाँ पे जो सॉलिड फेस वेल्डिंग होगी, इसमें हम इलेक्ट्रोड का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रोड का यूज नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, प्रेशर की हेल्प से हम हीट को जनरेट करेंगे। जैसे आपका फ्रिक्शन वेल्डिंग है, फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या होता है, आपका प्रेशर भी लगता है, और वो जब फ्रिक्शन वहां पे प्रोड्यूस होती है तो उससे हीट ऑटोमेटिकली वहां पे जनरेट हो जाती है। ठीक है, प्रेशर ऑफन यूज, यूनियन इज ओपन बाय प्लास्टिक फ्लो। ठीक है, तो देखिए अभी मैं आपको आगे बताऊंगा फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या होती है। फ्रिक्शन वेल्डिंग में दोनों प्रेशर का भी, और जो वहां पे हीट जो जनरेट होती है, तो वहां उसके लिए हमें कोई अलग से एक्सरसाइज लगानी नहीं पड़ती। उसी लोड की वजह से क्या होता है, वहां पे हीट जनरेट होती है उस पॉइंट पे, और वो इतनी हीट जनरेट करता है तो कि इट विल बी नियर टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस बेस मटेरियल। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, हमारी वहां पे वेल्डिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, अब इसमें इसमें जो सॉलिड फेस वेल्डिंग में आपकी एक तो फ्रिक्शन वेल्डिंग आ जाएगी, फ्रिक्शन वेल्डिंग आ जाएगी इसमें। ठीक है, और आपकी यहाँ पे प्रेशर वेल्डिंग आ जाएगी। अभी डिटेल में बताऊंगा आगे इसमें प्रेशर वेल्डिंग क्या होती है।
ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फ्यूजन वेल्डिंग और लिक्विड फेज वेल्डिंग। इसमें क्या होगा, हम इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे। इलेक्ट्रोड जो होगी हमारी मेल्ट होगी और जो भी आपका ज्वाइनिंग कैविटी है उसके अंदर वो फिल हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें लिखा भी है वेल्डिंग इज द लिक्विड स्टेट विद नो प्रेशर। आर्क वेल्डिंग में जैसे मैंने आपको बताया था प्रेशर की जरूरत वहां पे नहीं पड़ती है, हम वहां पे आर्क से हीट जनरेट कराते हैं और मटेरियल को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, देन उसके बाद सॉलिडिफाई होता है। यूनियन इज बाय मोल्टिंग मेटल ब्लीचिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना जहाँ पे हमें केवल प्रेशर का यूज नहीं करना है, वहां पे उस जो भी वेल्डिंग होगी जहाँ पे प्रेशर का यूज नहीं हो रहा है, केवल हम आर्क की वजह से हीट जनरेट करें, दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग। और जहाँ पे हम प्रेशर का इंडिविजुअली या तो प्रेशर का यूज कर रहे हैं हीट को जनरेट करने के लिए, या सिंपल प्रेशर का यूज करें, तो वो आपका हो जाएगा सॉलिड फेज वेल्डिंग। तो इस चीज को ध्यान रखना, जहाँ पे हम एक्सटर्नली हीट को जनरेट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेसरीज, दैट इज कम द अंडर द फ्यूजन वेल्डिंग। जैसे आपकी आर्क वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है, ओके। तो देखो ये क्लासिफिकेशन है वेल्डिंग का, फ्यूजन वेल्डिंग है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इन्होंने, अब पहले तो ये क्लासिफिकेशन होगा। अब फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर कौन कौन सा है, एक तो ये आपका गैस वेल्डिंग हो गया, ठीक है, आर्क वेल्डिंग हो गया, ठीक है, बहुत सारी वेल्डिंग है। प्रेशर गैस वेल्डिंग हो गया, ठीक है, प्रेशर गैस वेल्डिंग मतलब प्रेशर भी लग रहा है और गैस, आप प्रेशर भी लगा रहे हैं और बाहर से एक्सेसरीज यूज कर रहे हैं वहां पे हीट को जनरेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रेशर गैस वेल्डिंग, ओके। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हो गया, लेजर बीम वेल्डिंग हो गया, कंज्यूमर। अब आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, आर्क वेल्डिंग में जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड है कुछ तो कंज्यूमेबल होती है और कुछ आपकी नॉन कंज्यूमेबल होती है। तो नॉन कंज्यूमेबल के बारे में बताऊंगा कहाँ वो प्रोसेस कौन सा होता है जहाँ पे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होती है, ठीक है। और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोड हम यूज करें वो कंज्यूम हो जाए ड्यूरिंग द वेल्डिंग, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ओके। और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या है, जब हम वेल्डिंग करें तो वो हमारी जो हमने इलेक्ट्रोड लगा रखी है वो एज इट इज रहेगी, केवल हम वहां पे हीट का जनरेशन कराएंगे। उससे क्या होगा, बेस मटेरियल मेल्ट होगा और बेस मटेरियल के मेल्ट होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वहां पे वेल्डिंग वहां पे हमारी हो जाएगी, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर थोड़ी जल्दी क्लास हो जाएगी आज, क्योंकि हमारी कंटिन्यूअसली 5 बजे तक है, तो हमें बीच में अगर सर ब्रेक मिल जाए तो। सर कितने मैं बजे से लंच भी 5 नहीं बजे? किया सर। 2 to 5 है। यस सर, पहले 2 to 4 हमारी फिजिक्स है, फिर उसके बाद सर हमारी वर्कशॉप है दूसरी। सर इससे पहले नहीं भी तो चल लेकिन रही हमारे, थी सर, बहुत देर हो नहीं गई हमारे, थी। हमारी लैब लंच तो भी नहीं किया। यस बोर सर, हो भूख गया लगी ऐसे है। कम बताओ। नहीं सर 45 तक आप करा लो, चाहे 45 तक छोड़ दो, मतलब 15 मिनट तक का ब्रेक ही दे दो। यस सर प्लीज। 35 तो हो सर ही बुक, गए। यस बुक है सर। सर कुछ 45 नहीं, सर बस 15 40। मिनट में खाना वाना खा लेंगे ना 45 थोड़ा। चलो ठीक है, मैं सर अभी इसका जो डिटेल है ना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो मेन मेन चीजें वो बता रहा हूँ केवल आपको, ठीक है। यस सर ठीक है यस सर। सर, थैंक यू। सर थैंक यू सो मच। देखो ये आपके टूल्स है जो गैस वेल्डिंग में यूज होते हैं। कटिंग टॉर्च हैंडल है, ऑक्सीजन एसिटिलीन सिलेंडर है, ठीक है। इनके सारे एप्लीकेशन में बताऊंगा। हॉर्स पाइप है, हॉर्स पाइप वो होते हैं जिससे कि हमारी गैस की सप्लाई होती है, ठीक है। प्रोटेक्टिव शील्ड एंड ग्लव्स। प्रोटेक्टिव शील्ड अब मैंने बताया था वहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारा निकला, तो हमारे पास एक वेल्डिंग के दौरान एक हमारे पास प्रोटेक्टिव शील्ड भी होनी चाहिए, और ग्लव्स क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है तो यहाँ पे हमारे पास इंसुलेटिंग ग्लव्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये टोंग्स है। टोंग्स क्या है, अगर आपको आपको जो आपका जॉब है उसको आपको पलटना है, उठाना है, होल्ड करना है, तो उसके लिए टोंग्स का यूज है, दैट इज कॉल्ड एज टोंग्स, ठीक है। चिपिंग हैमर है। चिपिंग हैमर क्या है, हमारा जब हम वेल्डिंग करते हैं, आर्क वेल्डिंग करते हैं, तो क्या होता है, जो सरफेस को आपको स्मूथ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे हैमरिंग करते हैं, जो जिससे जिससे कि जो फ्यूजन मटेरियल होता है वो ऊपर की तरफ से निकल जाता है, ठीक है। और वेल्डिंग वायर ब्रश भी आपका क्लीनिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। एनविल यूज करते हैं। एनविल यूज करेंगे, जैसे आपको उस पर हैमरिंग करनी है तो एनविल के ऊपर अपना जॉब आर्क रखेंगे और उसके बाद उसकी हम चिपिंग हैमर से हैमरिंग करेंगे, जिससे कि उस पर जो अनवांटेड मटेरियल्स है वो आपका क्या होगा, वहां से निकल जाएगा। सेम एज इट इज आपका आर्क वेल्डिंग है। आर्क वेल्डिंग में आपकी यहाँ पे वेल्डिंग मशीन यूज होती है। दिस वेल्डिंग मशीन इज नथिंग बट इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पढ़ा है ना स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, पढ़ा है आपने? यस सर, पढ़ा तो है। पढ़ा है सर, पढ़ा है। यस सर हाँ, पढ़ा है। तो इसमें प्राइमरी कॉइल्स होती है, सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफर में क्या होता है, वोल्टेज को कम कराते हैं, करंट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और स्टेप अप इस तरीके से वाइंडिंग होती है, देखिए। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है।
तो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए जो आपका वेल्डिंग मशीन में जो यूज होगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। इसमें क्या होगा, जो इनलेट वोल्टेज है उसको हम कम कर देंगे और करंट को वहां पे हम बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि करंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे वहां पे मटेरियल में, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रोड है, ये आपका इसमें फिलर मटेरियल है, और ये यहाँ पे कोटिंग की भी है। कोटिंग की भी मैं एप्लीकेशन बताऊंगी, हम कोट क्यों करते हैं ऊपर से। तो ये इलेक्ट्रोड इस तरीके से यूज होती है, इनका कोड इसके ऊपर डला हुआ देखिए यहाँ पे। फिर ये प्रोटेक्टिव शील्ड एंड ग्लव्स तो यूज करना ही है इसमें भी। टोंग्स भी यूज होंगी, चिपिंग हैमर यूज होगा, वेल्डिंग वायर ब्रश यूज करना है और एनवी का यूज करना है। इसके अलावा हमारे ट्राई स्क्वायर हो गया, प्लेन स्केल हो गया, ठीक है, चीसल हो गई, नॉर्मल हैमर हो गया जो आपने पहले उसमें पढ़े थे शॉप्स में, वो सारे आपको वहां पे यूज करने हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। ये यहाँ पे आपका बेस मटेरियल है, यहाँ पे बेस मटेरियल को हमने रखा, ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ये वेल्डिंग मशीन होगी, दिस इज कॉल्ड वेल्डिंग मशीन, ठीक है। तो दो तरह की पोलैरिटी इसमें होती है, रिवर्स पोलैरिटी हम कहते हैं और एक स्ट्रेट पोलैरिटी कहते हैं। तो एक्चुअली हमें क्या करना पड़ता है, ये सर्किट जो होता है ये पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। तो दो पोलैरिटी हम यूज करते हैं, एक तो रिवर्स पोलैरिटी और एक होता है हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी। तो रिवर्स पोलैरिटी में क्या होगा, रिवर्स पोलैरिटी में हमारा देखिए क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, जो हमारा बेस मटेरियल होता है, उसको देते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो हमारा बेस मटेरियल, मैं बात कर रहा हूँ रिवर्स पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी। इसमें जो हमारा बेस मटेरियल होता है उसको हम देते हैं नेगेटिव चार्ज, और जो होल्डर होता है उसको हम देते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक होता है हमारा स्टेट पोलैरिटी, उसमें अपोजिट होता है। उस स्टेट पोलैरिटी में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड होगी वो हो जाएगी नेगेटिव, और जो आपका वर्क जो बेस मटेरियल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पोलैरिटी हमें इस तरीके से देनी पड़ती है। ये पोलैरिटी हम इस वजह से देते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी काफी ज्यादा शीट की थिकनेस काफी ज्यादा थिक है, तो जो जहां पे ज्यादा थिकनेस की शीट्स होंगी वहां पे हम स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज करेंगे, ठीक है। और जहां पे थिन शीट होंगी वहां पे हम रिवर्स पोलैरिटी का यूज करेंगे। स्ट्रेट पोलैरिटी से होता क्या है, स्ट्रेट पोलैरिटी से जो आपका डेप्थ ऑफ वेल्डिंग है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जो डेप्थ, जो पेनिट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है आपका, जिसकी वजह से आपकी थिक शीट भी वेल्ड हो जाती है। और जो थिन शीट होती है, ये जो आपका रिवर्स पोलैरिटी होती है, रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है, आपका जो थिन शीट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो इसका जो डेप्थ ऑफ कट होता है वो क्या होता है, आपका कम होता है स्ट्रेट आपका इस रिवर्स पोलैरिटी में, ठीक है। बाकी मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा एक बार आपको अच्छे से। चलिए फिर आपकी क्लास है तो अटेंडेंस ले लेता हूं मैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ओके। ओके Yes, सर, sir. थैंक यू सर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग कर लेना, जैसे मैंने आपको इजी में जो करवाया था ना, क्वेश्चन नंबर 1 के Yes, sir, चार कर पार्ट, लेंगे। 4 पार्ट तो मैंने आपको करवाए हैं, वो शीट में कर लेना, और बाकी के 4 ट्राई करना रफ में। अगर हो जाते हैं तो ठीक है, अगर हालांकि जो सॉल्यूशन है वो उसमें गिवन दे रखा है, जो मैं आपको मैनुअल भेजूंगा, थर्ड मैनुअल शीट नंबर 3 के लिए, वो उसमें गिवन क्वेश्चन बना के दे रखा है, पूरा एक ही रेफरेंस लाइन में बना रखे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। ओके सर। हाँ, एक मिनट बेटा अटेंडेंस ले लो, बस 2 मिनट वेट करो।